हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। अब हम ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने ड्रेनेज ऑफ इंडिया, माउंटेन्स वगैरह, ये सब सॉइल्स और ये सब कंप्लीट किया था हम लोगों ने, जिसके अंदर मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो छोटी-छोटी डिटेल्स हैं वो सारी बताई थी आपको, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे टेलीग्राम पर मुझे मैसेजेस भी आए थे कि दे लाइक द क्लासेस, और अच्छा लगता है ये तारीफ सुनकर कि बच्चों को अच्छा लगा। तारीफ नहीं है, बट एक अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ, बच्चों को समझ आ रहा है मेरा समझाया हुआ, बच्चों को क्लासेस समझ आ रही हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है पढ़कर, और उनको ईज़ी भी लग रहा है समझने में। क्योंकि वो मेरा काम सिर्फ़ आपको ईज़िली तरीकों को समझाने का है, और कोई काम नहीं है। मेरे को आपको पढ़ाना है, ठीक है? और ऐसे पढ़ाना है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ, तो आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकें। इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ़ एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम से पहले, वो करके आप जा सकते हैं। पीडीएफ्स के अंदर मैंने सारे नोट्स दिए हुए हैं। सभी को पीडीएफ्स फ्री में अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? तो एसएससी और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मैं ज्योग्राफी का कोर्स करा रहा हूँ, ताकि आप 5-6 क्लासेस में करा रहा हूँ, ताकि आप जब भी रिवाइज़ करने चाहें, तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर आप आराम से उस पूरी प्लेलिस्ट को देखकर और पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं अपने ज्योग्राफी को, ठीक है? तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें टॉपिक है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन आपको पता ही है, ठीक है? फॉरेस्ट्स वगैरह जो होते हैं, वो वेजिटेशन के अंदर आते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और मतलब जैसे आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट सुने होंगे, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट सुने होंगे, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब सुने होंगे। तो जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो आते हैं वेजिटेशन के अंदर, ठीक है? तो इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी अनअफेक्टेड बाय मैन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो प्लांट की कम्युनिटी जिसको अभी तक हमने नहीं छुआ। जैसे हम लोग जब भी ह्यूमंस जो हैं, मैं ह्यूमंस को रेफर कर रहा हूँ, जब भी हम लोगों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई डेवलपमेंट करना होता है, तो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जंगलों को हटाते हैं, वहां पर फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो जो कम्युनिटी अनअफेक्टेड हो, मतलब हम हमारा अभी तक अफेक्ट उस पे गया ना हो, ठीक है? तो वो होता है, वो प्लांट कम्युनिटी को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? जो नेचुरली अभी ग्रो कर रही है, ठीक है? मतलब हमने वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू नहीं किया है, क्यों? क्योंकि तभी तो वो अनअफेक्टेड है ना हमसे। अदरवाइज़ जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं उस लैंड के अंदर, बहुत अफेक्ट होता है वो लैंड। तो इसलिए नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, बीहड़, जंगल, ठीक है? इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। फ्लोरा एंड फौना में आपको डिफरेंस तो पता ही है। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी, और फौना का मतलब होता है एनिमल कम्युनिटी। तो ये प्लांट स्पीशीज़ को फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल स्पीशीज़ को बोलते हैं फौना। ठीक है? अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के हिसाब से फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। अब जो है वो रिसेंटली 2021 की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से, ठीक है, हम लोग 23 टू 24% आप लोग लेके चल सकते हैं, इतना फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। फॉरेस्ट कवर का मतलब कि कितना एरिया इस कंट्री का, जो भी पूरा कंट्री का एरिया है हमारे इंडिया का, उसका कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, फॉरेस्ट होता है उसके अंदर। ठीक है? तो उसमें हमारा 23 से 24% हमारा फॉरेस्ट कवर है। इसका मतलब पूरे मेनलैंड में 23% जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है। ठीक है? अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में क्या-क्या आता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है? माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंने इनको बहुत ही कंसाइज़ तरीके से, बहुत ही कम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको जो ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ आपको वही पढ़ना है। आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है? फॉरेस्ट ऑफिसर तो बनना नहीं है आपको। तो जो काम है हम उसी पे फ़ोकस करेंगे, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ़ हम वही पढ़ेंगे, ठीक है? पहला आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जिन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं, उसपे जो लीव्स होती हैं वो हमेशा हरा रहती है, ठीक है? हरियाली पूरा साल रहती है। इसको एवरग्रीन बोलते हैं। और जब इसी का उल्टा होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट, के एक मौसम होता है जिसमें खिलखिला के एकदम हरी पत्तियाँ होती हैं पेड़ के ऊपर, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो वो पत्तियाँ सूख कर नीचे गिर भी जाती हैं। ये फ़र्क होता है एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है? दीज़ फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज़, ये उस एरिया में पाई जाती हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है? द एनुअल टेम्परेचर इज़ अबाउट मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस, और एनुअल टेम्परेचर में इतना डिप नहीं आता है।
क्योंकि अगर डिप आएगा तो सीधी सी बात है सूखा मौसम आएगा, फिर वो वाला मौसम आएगा जिसके अंदर हरियाली रहती है। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, और ये ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर वाला। तो ये बीच वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल्स, ठीक है। और कहाँ कहाँ होती है हैवी रेनफॉल्स? वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स पे होती है, ठीक है, एंड अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट, ठीक है। तो इन एरियाज के अंदर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा बस कि अगर आपको ये याद रहेगा कि बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है, किन एरियाज में होती है, ठीक है, तो आपको ये याद करने में मुश्किल नहीं होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज आर, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना। रबर, ठीक है। रबर कैसे याद रख सकते हैं? रबर कि आपने एमआरएफ टायर्स सुने होंगे, ठीक है। एमआरएफ टायर्स में क्या लगी होती है? रबर। एमआरएफ टायर्स का मतलब होता है मद्रास की जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो उसमें है मद्रास रबर फैक्ट्री। तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या होती है कोस्टल एरियाज में, और चेन्नई से अगर आपको आंख बंद करते हैं आप, तो आपको क्या याद आता है कि वेजिटेशन, बीचेस हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो इसे याद रख सकते हैं कि रबर उन एरियाज में होती है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, और रेनफॉल वाले जगह पे सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मोहोगनी होती है, एबनी होती है, रोजवुड होता है, ठीक है। इसमें आपको और याद क्या रखना है? बैम्बू याद रखना है आपको, ठीक है, पाम याद रखना है, और चेडर याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको, सिर्फ ये नाम: रबर, मोहोगनी, एबनी, रोजवुड, बैम्बू, पाम एंड चेडर, ठीक है। ये याद रखिएगा। और एक बार अभी आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा दिया, एक बार जब पीडीएफ भी देखेंगे आप, उसके बाद सीधा रिवाइज कीजिएगा, आपको याद रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन एनिमल्स होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं एलिफेंट, मंकीज, लेमोर एंड डियर, ठीक है। ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस एनिमल है विच इज कॉल्ड वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस, ठीक है। वो कहाँ पे मिलता है? असम और वेस्ट बंगाल में सबसे, इन रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है वन हॉर्न राइनोसिरोस, ठीक है। और वन हॉर्न राइनोसिरोस की प्लीज गूगल पे जाके पिक्चर देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये फेमस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो 1972 का एक्ट है, जो सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है, उसमें ये वन हॉर्न राइनोसिरोस को एंडेंजर्ड स्पीशीज है, और वो, और उसको सेफ रखने की बहुत कोशिश करती है वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर दी मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि एवरग्रीन फॉरेस्ट से कई ज्यादा मात्रा में डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, जहां पे, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून होता है तो बारिश होती है एक सीजन में सूखा पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में मिलते हैं सभी फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। ये 70 से 200 सेंटीमीटर की जो एनुअल रेनफॉल होती है इनको मिलते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक वक्त गीला होता है और एक वक्त सूखा, आपको पता है। एनुअल टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट ड्रॉप देयर लीव ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर। इस वक्त पे ट्रीज की जो वो होती है, लीव्स होती हैं, ठीक है, वो अपनी लीव्स होती हैं, वो गिरती हैं सूखे के वक्त में, स्प्रिंग के टाइम पे और अर्ली समर में, ठीक है। उसके बाद इसको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, अभी 70 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, रेंज है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरीके से होती हैं, एक होती है 100 से 200, ठीक है, मेजरली, और एक होती है 70 से 100, ठीक है। जो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में पड़ते हैं उनको बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि मॉइस्ट याद रख लेना, ठीक है। और जब ये 70 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में होती है तो इसको बोलते हैं ड्राई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बस कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या कौन से आते हैं, मैं वो थोड़ा सा याद रख लेगा। साल, ठीक है, शीशम, और इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेगा। और टीक भी इसमें याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन द रीजन्स, ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, और लो ह्यूमिडिटी होती है, नमी कम होती है हवा में, और बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, जैसे राजस्थान का हो गया जहाँ पे कीकर वगैरह बहुत आपने उगते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे सूखी जगहों के पे उगते हैं ये थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न का मतलब होता है कांटा, नोकीले, ठीक है। इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं,
एक रीजन है क्योंकि पानी जो होता है ऐसी सूखी जगह पर वो जमीन के बहुत ही निचले हिस्से में बहुत ही नीचे जाकर मिलता है, इसलिए रूट्स इस तरीके से एवोल्यूशन में ग्रो हुई हैं कि वो वहां तक जाती हैं पानी को लेने के लिए। ठीक है। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। जितनी छोटी और सक्रिय होती हैं, इसका मतलब कि जितनी बड़ी लीव होगी उतना ही उस लीव के ऊपर से मॉइस्चर का जो जिसको ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो वाटर होता है, तो अगर बहुत बड़ा पत्ता होगा तो इवेपोरेशन होने के चांसेस हैं और पेड़ से बहुत ज्यादा पानी चला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब नोकीले, आप समझ रहे हैं ना, कि बहुत ही पॉइंटेड होते हैं ताकि कम सरफेस एरिया हो इसका और जो पानी इवेपोरेट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाए। दे आर मोस्टली थिक ताकि पानी बना रहे, एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। एरिड का मतलब सूखे एरियाज। ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इन रीजन्स में ये पाए जाते हैं। कौन से इसमें एनिमल्स होते हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप प्लांट स्पीशीज याद रख लीजिएगा। इसमें होते हैं अकाशियस, पाम्स, ठीक है, और कैक्टाई। कैक्टाई मतलब कैक्टस, आपको पता ही है। फिर होते हैं माउंटेन और माउंटेन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे जाके मिलते हैं, माउंटेन्स पे मिलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये याद रखिएगा, जितना आप पहाड़ की ऊपर हिस्से की तरफ जाते रहेंगे ना, उतनी वेजिटेशन कम होती रहेगी, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जब बढ़ता है धीरे धीरे तो वाटर का कंटेंट तो कम है ही, आपको पता है। तो इसलिए जब आप ऊपर बढ़ते हो, क्योंकि टेम्परेचर भी घटता रहता है, पहाड़ों की ओर ऊपर जाते रहते हो, तो देखिएगा कि आप प्लांटेशन ना कम होती रहती है, बहुत ही कम प्लांट्स मिलते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद जो ये इसमें इसको टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में बारिश इतनी होती है, तो ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा ऊपर जो एरिया होता है वहां पे ही मिलते हैं। तो आप हिमालयस पे भी देखेंगे। ठीक है। हिमालयस पे जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सिर्फ पहाड़ की चोटियां दिखाई देंगी। ठीक है। वहां पर आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं और वो सब है, तो प्लांट्स ना थोड़े से कम होते हैं। ठीक है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters। ठीक है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट सबसे ज्यादा कौन से मिलते हैं? एवरग्रीन का मतलब है कि पूरे साल जो है वो रहता है, एवरग्रीन रहते हैं। पत्तियां जो पेड़ों पे हैं वो पूरे साल रहती हैं, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बारिश भी एक फैक्टर नहीं है, टेम्परेचर का वो भी है कि टेम्परेचर कम होता है, इवेपोरेशन कम होती है लीव्स के अंदर से। ठीक है। तो आप कहीं पहाड़ों पे जाओगे, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार 4-5 महीने बहुत ज्यादा गर्मी रही और 6-7 महीने बहुत ठंड रही, ऐसा नहीं होता। पूरे साल आपको जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट ठंड मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लीफ के अंदर से जो नमी है वो नहीं निकलती है बाहर, और लीफ मुरझाती नहीं है, टूटती नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये एवरग्रीन रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? ओक्स एंड चेस्टनट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओक्स एंड चेस्टनट्स। ठीक है। 1000-2000 मीटर हमने देख लिया। अब 1500 से 3000 मीटर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, नोकीली ट्रीज आपने देखे होंगे, जिसमें पाइन सबसे ज्यादा फेमस होता है। ठीक है। डियोडर होता है इसके अंदर, स्प्रूस एंड चेडर, ये चार नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है। वेट टेम्परेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छे से होती है। आपको पता है जब पहाड़, ये पहाड़ है, ठीक है, तो जब नमी बन के ऊपर चढ़ती है तो एक सर्टेन लेवल तक टकरा के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाते हैं एक जगह पे और बारिश होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम तक जाते जाते बारिश अच्छी खासी होती है पहाड़ के इस कोने पे, लेकिन ऊपर और जाने के बाद ना नमी कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि बादल कम बनते हैं और वहां बारिश कम होती है। इसलिए मैंने इस रीजन को बोला है कि ये वेट टेम्परेट रीजन है, कि ऊंचाई जब बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वहां पे बारिश भी हो रही है। ये 2000 मीटर के आसपास तक यहाँ पे बारिश भी हो रही है, इसलिए वेट बोला गया और ये एवरग्रीन रहते हैं। 2000 मीटर के बाद जब आप ऊपर हाइट पे जाएंगे तो वहां पे इशू ये होता है कि वहां पर एक तो बारिश नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया बादल जब बारिश करते जाते हैं तो ऊपर तक इतनी हाइट पे पहुंचने के बाद जो नमी होती है बादलों को जो बनाए रखती है और जैसे बारिश होती है तो वो वाटर कंटेंट जो है, वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है ऊपर हाइट्स पे। ठीक है। यहाँ पे कौन से मिलते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पाइन, दियोदर एंड स्प्रूस। ठीक है, याद रखिएगा, पाइन, दियोदर एंड स्प्रूस। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय। सर्दर्न स्लोप्स क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से जब, जैसे ये रीजन है, यहाँ पे है तिब्बत,
ठीक है? ये है अपना नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ से जब ओशन से, इंडियन ओशन से कौन वो आता है, मॉइस्चर आता है, वाटर वेपर्स आते हैं, तो वो पहाड़ पे इस तरफ से चढ़ते हैं। ऊपर जाते-जाते उनका मॉइस्चर कम हो जाता है, जितनी वो बारिश नीचे कर पाते हैं 2000 मीटर से नीचे वो कर देते हैं। इसका मतलब कि जो पहाड़ का ये वाला साइड है, ठीक है? ये वाला साइड सूखा रह जाता है, ठीक है? तो सदर्न स्लोप्स जो हैं यहाँ पे बारिश रहती है सदर्न स्लोप्स, जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं पाती। इसका मतलब ये है, ठीक है? उसके बाद हायर एलिवेशंस पे जब और ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है? टेम्परेट आपको समझ आ रहा है ना? टेम्परेट 2 तरीके से होता है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है? ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पूरा एरिया जो है वो है ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है? इसके ऊपर जो एरिया आता है वो आता है टेम्परेट एरिया। अब ये टेम्परेट एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम है, सारी चीजें डिपेंडेंट ही इस पे होती हैं, आपको पता ही है। रेनफॉल कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, कम कम है सॉरी, ठीक है? तो रेनफॉल भी कम है और टेम्परेचर भी कम है। इसको टेम्परेट रीजन बोला जाता है। यही फिनोमिना अगर आप ऐसे जाएंगे, यही सेम फिनोमिना कॉपी होता है जब आप पहाड़ पे ऊपर हाइट पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। यही सेम फिनोमिना होता है कि पहाड़ के आसपास जो एरियाज हैं या उसके ऊपर थोड़ा चढ़ के वहां तक जो है वो रेनफॉल और टेम्परेचर सही रहता है। ऊपर बढ़ते बढ़ते ये ठंडा हो जाता है और मतलब टेम्परेचर भी कम हो जाता है और रेनफॉल भी कम हो जाता है। तो ये सेम फिनोमिना ऑल्टीट्यूड के साथ भी काम करता है। समझ आ गया आपको? तो जो ये हायर एलिवेशंस पे होते हैं, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। मैं ठंडा एरिया है इसलिए टेम्परेट बोल रहा हूँ मैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का मतलब होता है, देखा होगा आपने सवाना के जो जंगल हैं अफ्रीका के अंदर, वो देखेंगे आपने बहुत दूर तक आपको सिर्फ एक घुटनों तक घास दिखाई देती है। आपकी घुटने तक घास होती है और बहुत दूर तक वही घास रहती है। उसको बोलते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है? और 3600 मीटर्स के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन मतलब अब बहुत ही कम कुछ रह गए हैं प्लांट्स जो दूर दूर से आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब स्नो से ढके हुए जब पहाड़ों में मूवीज में दिखाया जाता है तो वहां पे सिर्फ कुछ 4-5 ट्रीज खड़े हैं एक एरिया के अंदर, तो वो एल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है, ठीक है? ये भी नुकीले उससे बने होते हैं, ठीक है? तो इसमें जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस, बर्चेस याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दीज आर दी कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, ठीक है? उसके बाद जब आप स्नो लाइन तक जाते जाते हैं, स्नो लाइन का मतलब जब आप पहाड़ के उस चोटी तक पहुंच जाते हैं जहां बर्फ ही बर्फ है, जहां से बर्फ ही शुरू है और पूरा साल वहां बर्फ रहती है, वहां पे तो प्लांट्स आपको दिखते ही नहीं है। ऑलमोस्ट छोटे छोटे से कुछ दिखने शुरू होते हैं जिसको श्रब्स बोलते हैं, ठीक है? ट्रीज होते हैं बड़ी हाइट के, छोटी हाइट्स को वाले को बोलते हैं श्रब्स। तो सिर्फ आपको श्रब्स और स्क्रब्स ही मिलेंगे वहां पे, ठीक है? उसके बाद और बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे जब चोटी पे, तो वहां पे नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है? दीज आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स। जो पहाड़ों पे ऊपर ट्राइबल एरियाज में ट्राइब्स रहती हैं, वो बस ग्रेजिंग कराती हैं, मतलब वहां पे आके वो उनके जो भेड़ वगैरह है वो अपना थोड़ा बहुत जो श्रब्स वहां अवेलेबल है, छोटे मोटे पत्तियां वगैरह हैं, वो खा लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहाड़ों की हमारे हिमालयास की है वो है गुज्जर और बकरवाल, ठीक है? ये दो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये बस याद रखिएगा। हिमालयास पे दो मेजर ट्राइब्स हैं, वो है गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, ठीक है? हायर ऑल्टीट्यूड्स पे मॉसेज एंड लाइकन्स, ये ऐसे एरियाज हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ज्यादा कर नहीं सकती, इतनी ठंडी जगह है ये, इतना लाइफ एग्जिस्ट कर नहीं सकती। वहां पर दो स्पीशीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मॉसेज एंड लाइकन्स, और इस रीजन को क्या बोलते हैं? टुंड्रा, ठीक है? टुंद्रा बोलते हैं इसको। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेज एंड लाइकन्स, ये दो स्पीशीज हैं जो वहां मिलती हैं, ठीक है? और ये इस एरिया को बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है? कॉमन एनिमल्स कौन से हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस आपको ये सब जानना था, ठीक है? अब आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्टल एरियाज जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के राइट में, आप और इन सब में देखेंगे तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज जो ओशन में जाके मिल जाता है, ठीक है? और मड और सिल्ट जो है, ठीक है, मिट्टी आपने देखी होगी कोस्ट पे, ठीक है? कोई भी बीच पे भी देखा होगा आपने, तो मिट्टी वगैरह ये होती हैं कोस्ट पे, ये जम जाती हैं, ठीक है? अब जैसे डेल्टा होगा गंगा का, महानदी, कृष्ण, गोदावरी एंड कावेरी, ठीक है? अब ये इन्हीं वेजिटेशन से भरा हुआ है क्योंकि जब ये नदियां उतरते हुए आती हैं ओशन, इंडियन ओशन की तरफ, जैसे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, तो वहां पे मिट्टी जमा हो जाती है, वो डेल्टा बन जाता है। तो ये मेजर रिवर्स है जिनका डेल्टा बनता है और सबसे ज्यादा वेजिटेशन इन डेल्टा में ही पाई जाती है, जो
मैंग्रोव फॉरेस्ट की वेजिटेशन है, ठीक है। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र हैज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। और सुंदरी ट्रीज जो है यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। सुंदरी ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बंगाल रीजन में सुंदरबन फॉरेस्ट देखा होगा, सुंदरबन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा आपने। तो सुंदरबंस क्या है? ये सबसे बड़ा रीजन है जहां पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स कौन से होते हैं? पानी के अंदर इनकी, जैसे आपने पानी का एक जैसे 1 मीटर तक या हाफ मीटर तक पानी होता है वाटर से, वो लैंड से ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो तो पानी के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ से और वो नीचे इनकी जो स्टेम्स में से ही नीचे वो उतरती हैं और वो प्लांट के अंदर जाती हैं, और बहुत ही सॉल्टी वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी फोटो देखिएगा, आपको समझ आएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट की, ठीक है। तो सुंदरबंस आपने सुना है, जैसे जहाँ पे रॉयल इंडियन बंगाल टाइगर जो है वो बहुत फेमस है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वहां पे है। और सुंदरबंस एक एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट की वो होती है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है। सुंदरी ट्रीज याद रखिएगा मैंग्रोव में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम वाइल्ड लाइफ पे। अब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। अब एनिमल्स का क्या है? जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं रोड पर, डॉग्स हैं, काउज हैं, ठीक है। फिर आप जू में जाते हैं, जू में आपको एनिमल्स दिखते हैं। फिर आप जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में जाते हैं आप, ठीक है। जैसे किसी आसपास नेशनल पार्क में गए हो, कोई उत्तराखंड में रहता है तो वो नेशनल पार्क में जाएगा या टाइगर रिजर्व में जाएगा। अब टाइगर रिजर्व में आप कभी गए हैं, नाम से ऐसा लगता है कि सिर्फ टाइगर्स होंगे वहां पे, ऐसा नहीं होता। टाइगर कभी अकेला रह नहीं सकता, सीधी सी बात है, खाना चाहिए उसको। और आप, टाइगर रिजर्व एक ऐसा एरिया बनाया जाता है जहां पे बहुत दूर दूर तक वो एरिया को रखा जाता है एज अ टाइगर रिजर्व, ताकि वहां पे टाइगर घूम सके, ठीक है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जीता है जंगलों में, वैसे ही जी सके। बस टाइगर रिजर्व बनाया इसलिए जाता है क्योंकि जंगलों में लुप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और वहां पे हंटिंग हो सकती है, इस चीज को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। वैसे ही एलिफेंट रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ताकि वो जैसे नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं वैसे ही रखा जाए। बस वहां पे हम लोग एक्टिविटीज को, जो हंटिंग की एक्टिविटीज है, ग्रेजिंग की एक्टिविटीज है, इसको कम कर सकें, ताकि इन एनिमल्स पे अफेक्ट ना हो और ये एनिमल्स थ्राइव करते रहें। क्योंकि ऐसा हो रहा है धीरे धीरे, अभी आपने नोटिस किया होगा 2009, 2010, 2011 इस वक्त पे बड़ी एड्स आती थी, ठीक है। एड में क्या आता था, अमिताभ बच्चन साहब आते थे और बताते थे कि कितने एनिमल्स, सॉरी, कितने टाइगर्स बचे हुए हैं और वो सब। तो हमें जब रियलाइज हुआ, जब हमने सेंसस किया टाइगर का, कि टाइगर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, चाइना का, जैसे उसमें तिब्बत एरिया आ गया, नेपाल हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया है ना, मेजरली जो, मतलब मोस्ट ऑफ दी टाइगर्स जो अवेलेबल है ना, मतलब 90% आप लगा लीजिए, ये सारे इसी रीजन के अंदर है सिर्फ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक एक स्पीशीज को बचाकर रखना है, किसी को खत्म नहीं होने देना। तो जब हमें रियलाइज हुआ तो हमने फिर ये एक्ट्स बनाए। 1972 में हमने एक पहला एक्ट बनाया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, उनको वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। शेड्यूल जैसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल हैं। तो जिस एनिमल को 1 to 6 के आसपास तक मान लीजिए आप, मतलब जिन एनिमल्स को जितनी प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए वो उतने ही ऊपर वाले शेड्यूल में होंगे, और जितनी कम प्रोटेक्शन चाहिए उतने नीचे वाले में होंगे, ठीक है। तो जैसे 1 और 2 जो शेड्यूल हैं उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं वो एनिमल्स, जिनको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो उसके तहत ही हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये चील होती हैं एक तरीके से, और इनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। और जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है, उससे बहुत जो उनके लैंड पे डाल दिए जाते हैं वो मेडिसिन हॉस्पिटल्स के आसपास, तो उससे वल्चर्स हैं बेसिकली, बहुत दिक्कत होती थी उनको, ठीक है। एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग चलाते रहते हैं, और ये इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया था ताकि वाइल्ड लाइफ को सेव कर सके, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? अप्रैल 1973 में लॉन्च, और अभी 2023 अप्रैल के अंदर हमने सेलिब्रेट भी किया है इसको, ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स बनाए गए उसके हिसाब से हमने, ताकि टाइगर आराम से वहां पे भ्रमण कर सके, घूम सके, और आराम से अपनी नेचुरल लाइफ जी सके, ठीक है।
वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इसके ईयर्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट है वो है गिर लायन प्रोजेक्ट 1972, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। हंगुल इज लाइक अ डियर, डियर जैसे आपने देखा होगा ना हिरन होता है, वैसे ही होता है हंगुल एक, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। उसके बाद राइनोस कंजर्वेशन 1987। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में, जिसमें 2022 में हमने उसकी वो भी मनाई थी 30 इयर्स, ठीक है। तो उसके बाद रेड पांडा प्रोजेक्ट है 1996 में चालू हुआ, ठीक है। उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स भी एस्टैब्लिश किए हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं बेसिकली? बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर एक टाइगर रिजर्व भी आ सकता है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है उसके अंदर। तो ये पूरा रिजर्व तैयार किया जाता है ताकि बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है ना, उसको एक साथ इकट्ठा करा जा सके और बहुत सारी स्पीशीज को, पूरा फॉरेस्ट एरिया को अच्छे से डेवलपमेंट से दूर रखते हुए उसको कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व तैयार किए जाते हैं और सरकार उसको एस्टैब्लिश करती है ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर ऑफ इंडिया फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको एम, ठीक है, ए, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, ठीक है, यूनेस्को का, यूनेस्को से चलाया हुआ, आपको पता है यूनाइटेड नेशन का ये की बॉडी है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आते हैं ये प्रोग्राम जो उन्होंने चलाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसमें जो ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करते हुए दोनों के बीच में एक हार्मनी क्रिएट की जा सके, दोनों के बीच में एक सही संबंध रखा जा सके, ठीक है। जिसमें जो 12 हैं, जो 18 में से जो 12 हैं वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर हमारे हैं। वो 12 में से कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार आपको पता ही है, नीचे श्रीलंका के पास तमिलनाडु में आता है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। नीलगिरीज आपको तमिलनाडु केरला पता है। नोकरेक ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा आपको। पंचमढ़ी एमपी। सिमलीपाल हो गया, ये भी छत्तीसगढ़ एमपी इस वाले एरिया में हो गया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल बताया मैंने आपको। अगस्थ्यमलाई ये भी तमिलनाडु केरला के रीजन में हो गया। ग्रेट निकोबार आप समझ रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे हो गया। कंचनजंगा असम वाले एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये एमपी वगैरह वाले रीजन में, और अमरकंटक भी उसी में, एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड इस रीजन में हो गया। तो ये वो 12 हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यूनेस्को का जो है उसके अंदर लिस्टेड है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया की लिस्ट मैंने दी हुई है, ठीक है। ये आप आराम से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और आपको सारा एक बार बस रीडिंग लेनी है कि ये कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा आपको और कुछ इसमें नहीं देखना है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है ये आप आराम से देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ, मैं एक बार फिर भी क्लास में के बीच में रोक देता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं वो भी हैं, एक बार आपको नजर मारनी है ताकि वो रीजन याद हो सके। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो स्टेट्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग को याद रहता है कि हाँ यार ये वाला रीजन हमने सुना हुआ है स्टेट के अंदर, तो ये वाला याद कर सकते हैं हम। तो ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, ठीक है। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं, मैंने रोका हुआ है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। और ये सारे जो हैं ये आपको एक बार रीडिंग लेनी है, इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करता हुआ चलता हूँ। जैसे आसाम के अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं? दिब्रू सेखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ये 3 याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और मेजर में सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इनसे क्वेश्चंस आते नहीं है। ये जो नेशनल पार्क मैं बता रहा हूँ ये मेजरली न्यूज के अंदर रहते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार में कौन सा है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, गलाथिया नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ठीक है, और सैडल पीक नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपको शायद याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाल्मीकि से आपको याद आ सकता हो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क है और कांगेर वैली नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात के अंदर कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, मरीन नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गोवा के अंदर नहीं है अभी, इसमें हिमाचल प्रदेश में ये आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क याद रखना है, क्योंकि हिमालय, ग्रेट हिमालयन में आपको
उत्तराखंड भी याद आ सकता है, हिमाचल प्रदेश भी याद आ सकता है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। वो कंफ्यूज ही आपको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है और दच्चीगाम नेशनल पार्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड के अंदर बेट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। कर्नाटका के अंदर बंदीपुर और नागरहोल, ठीक है। ये आपको एंशिएंट इंडिया में आपने ये पढ़े होंगे, बंदीपुर और नागरहोल, ठीक है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। केरला के अंदर आते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, ये एराविकुलम एरिया भी आपको याद होता होगा, इतनी बार न्यूज के अंदर आता है ये। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार टेम्पल और वो सब भी आपको याद होगा, रिसेंटली उसमें बड़ा चला था उसमें, वो न्यूज़ के अंदर चला था जब वहाँ पे टेम्पल के उसमें सबरीमाला टेम्पल की बात हो रही थी। तो पेरियार नेशनल पार्क याद रखिएगा। अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, याद रखिएगा कि नीलगिरी के अंदर एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जिनका नाम है शोला फॉरेस्ट, ठीक है। तो नीलगिरीज के अंदर कौन से फॉरेस्ट हैं? शोला, या वो क्वेश्चन पूछेंगे शोला फॉरेस्ट कौन से एरिया के अंदर है, तो नीलगिरीज के अंदर आते हैं, ठीक है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के अंदर चंडोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। मणिपुर में काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मिजोरम के अंदर नहीं है इंपॉर्टेंट कोई आपके लिए, उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका, याद रखिए, भितरकनिका टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, ठीक है। राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और कियोलादेओ नेशनल पार्क, ठीक है। कियोलादेओ नेशनल पार्क भी, ये बहुत कम मैंने मार्क किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिक्किम से आपको याद रहेगा, यहाँ पे पीक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, एक मरीन नेशनल पार्क हमने गल्फ ऑफ सॉरी कच्छ, कच्छ में भी देखा था, गुजरात, और मुडुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर नहीं है। उत्तर प्रदेश में दुड़वा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, बिल्कुल ये न्यूज में रहता है बहुत बार। उत्तराखंड के अंदर फिर आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, वो सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स भी आपने देखा होगा जब आप कभी उत्तराखंड गए होंगे, तो यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबंस नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये एरिया है वेस्ट बंगाल में जहाँ पे नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया।